नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा गुरु नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको, जिसके लिए मैं आपको केमिस्ट्री में तैयार करवा रही हूं। और केमिस्ट्री में हम लोगों ने शुरू कर दिया था सॉल्यूशंस विलियन। विलियन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल पोर्शन जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस ये चैप्टर जो है कवर करता है। तो कल हमने विलियन के बारे में जो पढ़ा था, एक बार इसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था अपना नया टॉपिक जो है विलियन। विलियन क्या होते हैं? विलियन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर हम देखें तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? पदार्थों का समांगी मिश्रण जो है क्या कहलाता है? विलियन। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलियन। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का समांगी मिश्रण जो है वो क्या कहलाता है? आपका विलियन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो पदार्थ, दोनों क्या होंगे? दोनों पदार्थ जो होंगे आपके जो है वो उनमें से एक पार्ट आपका हो गया सॉल्यूट और एक पार्ट हो गया सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय तथा विलायक। विलेय क्या होगा और विलायक क्या होगा? विलेय वो होता है जो कम मात्रा में होता है, विलायक वो होता है जो अधिक मात्रा में होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। विलेय अपनी भौतिक अवस्था को स्थिर रखता है, नहीं रख सकता, जबकि विलायक अपनी भौतिक अवस्था को बदल सकता है। जैसे कि नमक का विलयन अगर हम देखें, नमक को पानी में घोलने से पहले नमक कम मात्रा में था और पानी ज्यादा मात्रा में था। नमक जो है ठोस अवस्था में था घुलने से पहले, घुलने के बाद उसकी भौतिक अवस्था जो है वो बदल गई है। परंतु हम जल की बात करें, जल पहले भी द्रव अवस्था में था, बाद में भी द्रव अवस्था में है। तो विलायक जो है अपनी भौतिक अवस्था को नियत रखता है, परंतु विलेय जो है अपनी भौतिक अवस्था को नियत नहीं रख सकता है। रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है। तो ये बात हो गई हमारी विलेय तथा विलायक के बारे में। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि विलियन के प्रकार। तो विलियन के प्रकार हमने सांद्रता के आधार पे हमने तीन भागों में बांटे थे। विलियन जो है तनु, सांद्र और संतृप्त विलियन हम डिस्कस कर चुके हैं। तनु विलियन वह विलियन होता है जिसमें विलेय कम मात्रा में होता है। सांद्र विलियन वह विलियन होता है जिसमें ये पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो है उस विलेय जो है उसको घोला जा चुका हो। इसी प्रकार से हम बात करें, ये भौतिक अवस्था के आधार पे 9 प्रकार के विलयन होते हैं ठोस, द्रव, गैस। इन तीन भौतिक अवस्थाओं को लेके 9 प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो इस सबको देखने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे तो ये सब आपका रिवाइज हो जाएगा। हमने इसके साथ ही शुरू किया था सांद्रता की इकाइयां, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर 100% आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। सामान्यतः हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन मिल जाता है। तो हमने बात की थी सांद्रता की इकाइयां। कोई भी जो सॉल्यूशन है उसका में विलेय की मात्रा जो है उसको हम सांद्रता कहेंगे। और उसको मेजर करने के लिए हमारे पास 3 प्रकार की इकाइयां हैं। कौन कौन सी? भार यूनिट, जो कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। भार आयतन यूनिट, वेट वॉल्यूम यूनिट और आयतन यूनिट, जिसमें से हमने डिस्कस कर लिया था परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत सांद्रता किसे कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम कंसंट्रेशन, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन कंसंट्रेशन, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोल भिन्न और नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी, बची हुई सांद्रता की इकाइयों के बारे में। तो सबसे पहले मेरा जो है प्रश्न है आप लोगों के साथ में कि जो है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था थोड़ा सा, इस टॉपिक को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? सभी पदार्थों के अणुओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। अब हम इनका जो मेजरमेंट जो करते हैं सामान्य रूप से भार के रूप में, मतलब हमने तोल के लिया ग्राम्स के रूप में। अब मैं कहूं कि 100 ग्राम NaOH है और 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है
उसके अणुओं का आकार या भार अलग प्रकार का होगा और NaOH का अलग प्रकार का होगा, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग आएंगे। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली जो भी दिया गया भार है, ग्राम वेट, जिसका भी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, उसका ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट हमें करना होगा। एग्जाम्पल हम लें, जैसे कि 100 ग्राम NaOH है, 100 ग्राम NaOH जो है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ग्राम वेट, कितना ग्राम वेट दिया गया है, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम को डिवाइड किया, NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 40 ग्राम्स होता है। सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो 40 ग्राम। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आ जाएंगे 2.5 मोल्स। अब मोल्स एक प्रकार की इकाई है, जैसे कि 1 दर्जन में 12 यूनिट्स होती हैं, वो किसी की भी हो सकती है। इसी प्रकार 1 मोल का मतलब 6.1 मोल का मतलब होगा, 1 मोल का मतलब होगा 6.023 इंटू 10⁻23। ये अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, या कोई भी छोटे कण या आयन भी हो सकते हैं। अब पूछ लिया जाए कि 100 ग्राम में NaOH के कितने अणु आएंगे, तो आपको क्या करना है, इसके सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। जितने नंबर ऑफ मोल आया, इसको अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें अणुओं की संख्या पता चल जाएगी। नंबर ऑफ मोल एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसके आधार पे हम मोलेलिटी, मोलरिटी ही, नॉर्मेलिटी और जो है मोल फ्रैक्शन आदि यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए नंबर ऑफ मोल हमें बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट हमारा ये डिस्कस हो गया। सेकंड हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन को हिंदी में बोलेंगे मोल भिन्न। मोल भिन्न, मोल भिन्न जो है आपका, वो किस प्रकार से निकालेंगे, ये बात समझिए। मोल भिन्न से तात्पर्य ये हुआ कि मेरे पास 2 कंपोनेंट है, A और B। A और B के मोलों का क्या अनुपात है, क्या रेशो है, इसी को हम मोल भिन्न कहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास 2 कंपोनेंट हैं, तो पहले कंपोनेंट A का मैं मोल भिन्न ज्ञात करना चाहती हूँ, XA। मोल भिन्न क्या है, किसका, एक कंपोनेंट मोल भिन्न है किसका, किसका, A का मोल भिन्न A के लिए। तो ये क्या रहेगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसको मैं Na से डिनोट कर दूं, और दूसरे जो कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स Nb है। तो Na तथा Nb के टोटल नंबर ऑफ मोल में इसका कितना फ्रैक्शन है, A का, A के नंबर ऑफ मोल्स का, यानी कि A और B के टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से A के कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, यही इसका A का मोल भिन्न कहलाएगा। इसी तरह से XB अगर मैं कैलकुलेट करती हूं तो ये क्या होगा, NB अपॉन Na प्लस NB। इस पर छोटे छोटे से प्रश्न बन जाते हैं, इस चीज को स्किप नहीं करना है, जरूर से इस पे क्वेश्चंस अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखनी है, ऑलवेज जब आप XA तथा XB का टोटल करोगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, इसी पर आधारित मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाने जा रही हूँ, बहुत छोटा सा आसान सा न्यूमेरिकल है, हम कर सकते हैं। तो देखिए, अभी RPSC के कुछ एग्जाम्स में लगभग 2-3 बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है, सपोज कि आपका जो है 4 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में विलय किया। ठीक है, तो हमें बताना है NaOH तथा जल का मोल भिन्न क्या होगा। ठीक है, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, इस तरह से ये जो है डिजिट्स कुछ भी हो सकती है, लगभग इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ 4 ग्राम NaOH दिया है, तो 4 ग्राम NaOH का मतलब हमें पहले क्या करना है, इसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। तो
NaOH। NaOH के नंबर ऑफ मोल कितने हुए? 4 ग्राम गिवन है, 40 ग्राम इसका होता है, तो हमारे पास में ये आ गया नंबर ऑफ मोल 0.1। ठीक है, इसी तरह से मैं बात करूं N ऑफ H2O। H2O के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? H2O का गिवन वेट है 90 ग्राम। ठीक है, 18 आपको गिवन, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, तो ये आ गया आपका 5 मोल्स। ठीक है, इसके आगे 5 मोल्स और इसका आ गया 0.1 मोल। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना है x NaOH। NaOH का मोल भिन्न कितना होगा? 0.1 डिवाइड बाय 0.1 है, 5.0 प्लस 0.1, तो ये आ जाएगा आपका 0.1 डिवाइड बाय 5.1। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। इसी तरह से आप XH2 कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 0.1, तो ये आ जाएगा आपका 5/5.1। ठीक है, अगर आप इन दोनों का XA तथा XB का टोटल देखोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0.1/5.1 प्लस 5/5.1, तो टोटल ये 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेट करने पर हमें XA मतलब यहाँ NaOH का नंबर ऑफ मोल हमें पता चल गया है। तो मोल फ्रैक्शन के कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हम जो है कुछ टेस्ट पेपर्स में आपको ये तैयार भी करा देंगे। अब बात करते हैं, हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो गया, मोल भिन्न हो गया। अब हम बात करते हैं मोलेलिटी एंड मोलरिटी, मोललता तथा मोलरता। सबसे पहले मैं बात करूंगी मोलरता के बारे में। मोलरता, मोलरिटी, अंतर समझिए, मोलरिटी हिंदी में पढ़ेंगे मोलरता। ठीक है, कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, हमेशा ध्यान में रखना है, मोलरता को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, जबकि मोललता को स्मॉल m से। तो हम एक साथ क्यों ना कंपेयर ही कर लें, क्योंकि जब दो टॉपिक में कुछ सिमिलैरिटी और कुछ डिसिमिलैरिटी है, कुछ एक दूसरे से कुछ लिंक है, तो उन टॉपिक्स को हमें क्या करना चाहिए, एक साथ में कंपेयर करके पढ़ना चाहिए, ताकि वो हमें ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा मोलरिटी और मैं बात कर रही हूँ मोलेलिटी के बारे में। इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम मोललता। तो देखो यहाँ पे ल आ रहा है, यहाँ र आ रहा है, यहाँ R आ रहा है, यहाँ L आ रहा है। इसको कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, इसको स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि एक जैसे शब्द लगते हैं, कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। तो एग्जाम में भी ढंग से पढ़ना है आपको कि आपसे मोलरता पूछा गया है या मोललता पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़ते हुए करना है। तो ध्यान रहे ये क्या है, एक वेट वॉल्यूम यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे विलेय का भार लिया जाता है, विलायक का आयतन लिया जाता है, जबकि ये एक वेट यूनिट है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का ही भार लिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो मोलैरिटी बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या ठीक है, जिसे मैं स्मॉल n से डिनोट कर सकती हूँ, डिवाइड बाय विलियन का आयतन। किसका आयतन लेना है? विलियन, यानी कि सॉल्यूशन का आयतन। वॉल्यूम लेना है किसका? विलियन का। किस में रिप्रेजेंट करेंगे इसको? लीटर में। ठीक है, अच्छा, अगर मैं स्मॉल n की बात करूं, मोलेलिटी की, तो यहाँ पे भी ऊपर वाली चीज एक जैसी ही है, यानी कि यहाँ पे भी आएगा स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब क्या हुआ? विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। परंतु यहां ध्यान रखिए, यहां विलियन सॉल्यूशन के लिए आया, यहां पे आएगा विलायक के लिए। यहां सॉल्यूशन के लिए आया है, यहां पे आएगा आपका सॉल्वेंट यानी विलायक के लिए। तो यहां क्या लिखना है? विलायक। अब ये क्या दिया है? आयतन, लेकिन यहां क्या लिखना है? भार। विलायक का भार किसमें? ये लीटर में था, लेकिन ये किलोग्राम में। ठीक है,
अब एन का तात्पर्य, एन यानी नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या होता है, ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, जो मैंने पिछली ही पेज पे करवाया था। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, अब जरूरी तो नहीं है कि आयतन जो था, आयतन को मैं V लिख सकती हूँ, वॉल्यूम जो है इसको V लिख सकती हूँ, और उसको मैं स्मॉल, जरूरी नहीं है कि वो लीटर में हो, मिलीलीटर में होगा, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000 यहाँ आ जाएगा ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से जो है मैं बात करूं स्मॉल m की, तो स्मॉल m के लिए भी मैं यहाँ लिख सकती हूँ ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा, वेट। ठीक है, वेट किस में, किलोग्राम की जगह ग्राम में हो सकता है, और ये भी मैं 1000 से डिवाइड करूंगी तब जाके ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास में मोलरिटी का फॉर्मूला, ये आ गया मोलरिटी का फॉर्मूला। यहाँ पे ऊपर की दोनों चीजें सेम है, ग्राम वेट किसका, विलेय का, यहाँ पे भी ग्राम वेट विलेय का, 1000 से ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, परंतु यहाँ देखिए यहाँ मॉलिक्यूलर वेट है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर वेट है, लेकिन अंतर केवल एक ही जगह पकड़ना है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, विलयन का आयतन। ये किसके बारे में बात कर रहा है, विलयन का आयतन। यहाँ पे जो चीज लेनी है सिर्फ एक ही जगह से अंतर आएगा, और यहाँ क्या लेना है, विलायक का भार, क्योंकि आयतन और भार में दोनों में अंतर होता है, ये भी समझेंगे, एक ऐसा न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो मोलरिटी और मोलरिटी में अंतर समझ में आया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जगह भार लिया है, एक जगह आयतन लिया है, इसलिए ये वेट वॉल्यूम यूनिट है। यहाँ दोनों विलेय और विलायक दोनों का ही भार लिया गया है, इसलिए ये वेट यूनिट है। अब हम बात करते हैं इन दोनों में क्या संबंध है। इन दोनों में संबंध जो है ये समझना जरूरी है, अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, देखिए भार बराबर, भार और आयतन में क्या अंतर होता है। सबसे पहले मैं बात करूं घनत्व, घनत्व क्या, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आपको आयतन दिया गया है, आयतन दिया गया है और हमें मोलरिटी पता करना है, तो हमें सबसे पहले इस फॉर्मूला की मदद से हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, उसका जो है भार पता करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि 100 ml सॉल्यूशन है, आपका 100 ml सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें 100 ग्राम सॉल्यूट मिलाया गया है। ठीक है, तो अब इस केस में मोलरिटी और मोलरिटी में क्या संबंध आएगा, 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml, यहाँ पे भी हम ml कर देते हैं, इसमें 100 ml ही आपका क्या, 100 ml 100 ग्राम ही इसमें क्या मिला हुआ है, सॉल्यूट मिला हुआ है। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम आयतन जो दिया गया है, वॉल्यूम में जो आयतन दिया गया है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, मास में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोज डेंसिटी भी आपकी दी हुई है, डेंसिटी गिवन है 1.1, तो आपको यहाँ पे वेट पता करना है, तो वेट इक्वल्स टू वेट, या मैं कह दूं मास जो होगा वो क्या होगा कि डेंसिटी को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो मास इक्वल्स टू हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, किया तो मैंने 1.1 इंटू 1000 किया, तो मेरे पास आ गया 1100 ग्राम टोटल वेट आ गया, 1100 ग्राम टोटल वेट आ गया। अब मुझे ये वेट किसका है, ऑफ सॉल्यूशन, ये किसका है, ये सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, अगर मुझे सॉल्वेंट का वेट पता करना है, सॉल्वेंट का वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता करना है, तो क्या करेंगे हम, जो भी टोटल सॉल्यूशन का वेट है वो किसका वेट है, उसमें से सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट के वेट को घटा देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन वेट माइनस क्या कर देंगे हम, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये चीज हमें पता चल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे 1100 में से 100 ग्राम आपने इसको माइनस कर दिया, तो आपके पास आ गया 1000 ग्राम। ठीक है,
तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जब कोई ऐसा न्यूमेरिकल आए, आपको क्या दे रखा है अगर आपको मोलैरिटी पता करनी है तो ये चीज देखना है कि मोलैरिटी में तो सॉल्वेंट का वेट लेना है, मोलैरिटी में आपको सोल्यूशन का वेट लेना है। एक ऐसा ही न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। देखिए इसी तरह का एक न्यूमेरिकल है। हाँ अच्छा, अब इसी के साथ में मैं न्यूमेरिकल से पहले संबंध बता देती हूँ, मोलैरिटी और मोलैरिटी में क्या संबंध होगा। तो देखो मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या था, ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, किसमें, मिलीलीटर में। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1000। अब देखो मोलैलिटी के लिए मुझे यहाँ पे वॉल्यूम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे आयतन में, वो मास में। तो मैं इसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ लिख दूँ ग्राम वेट इंटू 1000, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख दूँ, मुझे क्या पता करना है, वॉल्यूम गिवन है और मुझे जो है पता करना है मास पता करना है। तो मास अपॉन क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू हो गया मास अपॉन डेंसिटी। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ मास अपॉन डेंसिटी। अब अगर ये जो है, ये मास जो है, ये मास किसका है, ये मास है मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं यहाँ लिख दूं ये ग्राम वेट इंटू 1000, यहाँ आ गया मॉलिक्यूलर वेट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट डिवाइड बाय डेंसिटी। इस डेंसिटी, ये वाली जो पूरी टर्म है, ये वाली जो पूरी टर्म, इसको मैं अगर ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है, तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ जो है सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास मैं रिड्यूस कर दूं। ऐसे भी तो हम इसे लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे ना लिख के मैं ऐसे भी इसे लिख सकती हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन जो है इसमें से मैं अगर सॉल्यूट का मास कम कर दूंगी तो ये मेरे पास ये वाली यूनिट जो है क्या आ जाएगी, ये वाली यूनिट जो है किसके लिए आ जाएगी, ये आ जाएगी किसके लिए, मोलैरिटी के लिए। किसके लिए आ जाएगी, मोलैरिटी के लिए। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो डेंसिटी, ये वाली यूनिट आ गई किसके लिए, डेंसिटी के लिए। तो मोलैरिटी जो है, मोलैलिटी, उसको डिवाइड करेंगे डेंसिटी से, सिर्फ कन्वर्ट करना है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे चेंज एक आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी आप सीधा रिलेशनशिप नहीं निकलेगा, पहले यहाँ सॉल्यूशन का जो वेट है उसमें से आपको ये माइनस करना पड़ेगा किसका, सॉल्यूट का वेट, तब आप मोलैलिटी बता पाएंगे। और उस मोलैलिटी को जब डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो आपको मोलैरिटी पता चल जाएगी। तो आप इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने पर ही आएगा। मैं आपको करवाऊंगी ये न्यूमेरिकल्स भी, परंतु अभी हम पहले ये फॉर्मूलाज अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को हिंदी में पढ़ेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी एन, कैपिटल एन से इसे डिनोट किया जाता है। नॉर्मलता की क्यों जरूरत पड़ी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इसमें। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बटे, यहाँ पे हमें लेना है विलयन का आयतन। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, विलयन का आयतन। ठीक है, वॉल्यूम आएगा किसमें, लीटर में। ठीक है, अब विलेय के तुल्यांकों की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी हमें क्या करना है। तो देखो यहाँ पे ये तो आएगा वेट में, ये आएगा वॉल्यूम में, तो ये भी कैसी यूनिट हुई, वेट वॉल्यूम यूनिट हो गई। ठीक है, तो तुल्यांकों की संख्या बराबर होगा ग्राम वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है तुल्यांकी भार।
तुल्यांकी भार क्या होता है ये भी अभी समझेंगे हम। अब जरूरी तो नहीं है कि विलयन का आयतन लीटर में हो, तो जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, ठीक है, वो किस में हो सकता है, मिलीलीटर में। इसलिए मैंने इसको 1000 से डिवाइड किया तो 1000 चला गया ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट का मतलब समझते हैं। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला तो मेरे पास आ गया, अब हम समझते हैं इक्विवेलेंट वेट का मतलब। इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी, ये अंतर भी समझिए। इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार का मतलब होता है अणुभार। जिस भी पदार्थ का आपको तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट पता करना है, उसके अणुभार को आप n फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। क्यों करा, क्या मतलब है, सब समझाएंगे अभी। तो n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर का तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास कोई अम्ल है, एसिड है, तो वो कितने H पॉजिटिव आयन देता है, क्योंकि एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव आयन देता है, तो कितने H पॉजिटिव आयन देगा, ये हो गया उसका n फैक्टर। इसी तरह से कोई क्षार है तो क्षार कितने OH नेगेटिव आयन देगा, ये हो गया उसका का n फैक्टर, ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन एसिड। अगर एसिड है तो कितने H पॉजिटिव आयन देगा, बेस है तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन बेस, ठीक है। अच्छा, या मैं कह सकती हूं ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो भी ले सकते हैं हम, और अगर मेरे पास में वैलेंसी है तो हम वो भी ले सकते हैं। एक बार एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, ये सब बहुत ही आसान सा है। देखिए HCl है, HCl का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 35.5, हाइड्रोजन का 1, तो इसका हो जाएगा 36.5। इसमें कितने H पॉजिटिव नजर आ रहे हैं आपको, एक, तो ये कितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है, एक, तो मैंने इसको डिवाइड किया 1 से, तो इसका तुल्यांकी भार कितना होगा 36.5, ठीक है। यानी कि इसका अणुभार और तुल्यांकी भार क्या होगा, बराबर। यदि n फैक्टर 1 हो तो तुल्यांकी भार और अणुभार दोनों आपस में समान होते हैं, अणुभार दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन यदि H2SO4 का हम एग्जाम्पल लें, H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या रहेगा, तो H2SO4 में जो H2SO4 है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। ये कितने हाइड्रोजन आयन दे सकता है, H2, 2 हाइड्रोजन आयंस दे सकता है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आ जाएगा 49, ठीक है। तो आपने देखा कि इसके अणुभार का जस्ट आधा है, ठीक है। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी, समझिए। मेरे पास में H2SO4 का भी 1m सॉल्यूशन होता और HCl का भी 1m सॉल्यूशन होता, लेकिन अगर मैं सामर्थ्य, अगर स्ट्रेंथ देखूं तो H2SO4 HCl की तुलना में 2 H पॉजिटिव आयन दे रहा है, दुगने H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो ये ज्यादा शक्तिशाली, ये ज्यादा पावरफुल हुआ। ठीक उसी तरह से समझ लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है डेली रूटीन वाला, हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। जैसे कि हमारे घर में एक पर्टिकुलर ब्रांड की चाय पत्ती यूज की जा रही है, अब आपने उस ब्रांड की जगह किसी दूसरे ब्रांड की चाय पत्ती ले आए, वो उससे ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा कड़क है, तो जहां आप 1 चम्मच यूज कर रहे थे तो नई वाली चाय पत्ती आधा चम्मच यूज करेंगे, क्योंकि वो उससे ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। तो अगर आपने उतनी ही अमाउंट यूज किया तो वो डबल पावर की बन जाएगी। इसलिए जो एसिड या बेस या जो भी सॉल्यूशन है, उनकी तुलनात्मक सामर्थ्य को मेजर करने के लिए तुल्यांकी भार ज्ञात किया जा सकता है। तो HCl तो एक ही H पॉजिटिव आयन दे रहा है, लेकिन H2SO4 2 दे रहा है, यानी इसका दुगना शक्तिशाली हुआ। तो अगर मैंने इनकी बराबर सांद्रता ली, मान लीजिए मोलरिटी में, तो ये दुगना पावरफुल हो जाएगा। इसलिए इस अंतर को समझने के लिए हमने नॉर्मलता का कॉन्सेप्ट दिया। तो यहां पर देखिए, अब मैं इनके एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार जैसे मुझे बताना है, इक्विवेलेंट वेट। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट में 2 आयन है, एक तो कैल्शियम +2 और एक कार्बोनेट -2। तो दोनों में वैलेंसी, यहाँ पे कोई H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन नहीं है, तो मैंने यहाँ वैलेंसी चेक की। वैलेंसी अगर मान लीजिए एक की ज्यादा होती है, एक की कम होती, तो ज्यादा वाली ले लेते। तो यहाँ 2 है। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, डिवाइड बाय 2 किया तो 50 इसका मॉलिक्यूलर वेट, वो तुल्यांकी भार आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है कि तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए वैलेंसी, H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, इनकी संख्या पता होगी तो हम अणुभार और तुल्यांकी भार में संबंध बता सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में संबंध के बारे में। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है हमारा, विलेय का ग्राम्य भार, विलेय का ग्राम वेट इंटू 1000 डिवाइड बाय विलेय का तुल्यांकी भार। भाई ये तो ग्राम वेट हो गया, यहां क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन किसमें लेना है हमें, लीटर में। विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और अगर लीटर में करना है तो मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए जो तुल्यांकी भार है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, अणु भार बटे एन फैक्टर। तो मैं इसको शॉर्ट में अभी ऐसा लिख दूं, ग्राम वेट इंटू 1000, यहाँ पे आ गया वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, और यहाँ पे जो है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर है, एन फैक्टर। और ये किसका फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी का। ये सारा फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला है मोलैरिटी का। ये पूरा फॉर्मूला किसका है, मोलैरिटी का। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया, m डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, तो अगर आपको मोलैरिटी पता है तो आपने क्या किया, ये n फैक्टर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये n फैक्टर, एक बार मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, n फैक्टर जो है यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये वाली टर्म। तो ये n फैक्टर ऊपर चला गया इंटू m। तो अगर हमें किसी की मोलैरिटी दी हुई है और n फैक्टर पता है तो हम सीधा नॉर्मेलिटी पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, HCl के लिए n फैक्टर 1 है तो इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी समान होगी। जबकि H2SO4 में क्या होगा, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या संबंध होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मोलैरिटी को, तो 2 से मल्टीप्लाई मतलब नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की जस्ट डबल होगी। तो इस तरह से डायरेक्ट रिलेशनशिप भी आप को आने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है पूरी तरह आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। 100% आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं, गारंटी है इस बात की। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी पर क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर और दूसरे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, वहां पर भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से करना है। तो हमें नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी सब पता चल गया है। एक और चीज है फॉर्मेलिटी, वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस तो आपको केवल नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी की ही करनी है। अब बात करते हैं फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को हिंदी में बोलेंगे फॉर्मलता। फॉर्मलता में क्या होगा कि हम अभी तक नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी में हमने अणुभार लिया था। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि कुछ अणु जो हैं किसी विलयन में जाके संगुणित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो उनका फॉर्मूला वेट जो होता है वो डिफरेंट आता है। तो वहां पर जैसे कई बार आपने देखा है कि कॉपर सल्फेट अकेला नहीं होता, कॉपर सल्फेट के साथ में 5H2O के मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं। नीला थोथा आपने सुना होगा, ब्लू विट्रॉल, जिसमें अगर आप देखिए कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट अकेला नहीं है, इसके साथ में
H2O मॉलिक्यूल्स भी हैं, 5 H2O मॉलिक्यूल्स, तो हमें इसके पूरा फॉर्मूला वेट हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर जो है 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हो गए हैं तो उनका जो भी फॉर्मूला वेट आएगा वो हमें लिखना रहेगा। तो सीधा सा हमें यहाँ पे भी क्या करना है, ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या लिखना है, फॉर्मूला वेट। बस इतना सा ध्यान में रखना है, फॉर्मूला वेट, और वही वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ मिलीलीटर में है, वॉल्यूम किसका रहेगा, विलियन का। केवल और केवल मोललता में ही हम किसका लेते हैं, ये विलायक के लिए, जबकि नॉर्मलिटी, मोलैरिटी में ये सब विलियन के लिए लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ वही 1000 आ जाएगा। तो हमने सांद्रता की इकाइयां जो है, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन सारी देख ली है, जो सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इनके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनको ढंग से रिवाइज करना है, ढंग से इसके न्यूमेरिकल जितने ज्यादा अच्छे से आप करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक बार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम में डेफिनेटली आपका ये क्वेश्चन सही जाएगा। ये सब कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। अब हम इसी चैप्टर का नया टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे की क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। तो हम बात करते हैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी के बारे में। जब विलयन बनाना है तो कोई चीज विलेय कितनी होगी, यानी कि जो विलेयता है, सॉल्युबिलिटी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी का तात्पर्य क्या होता है, किसी विलायक में, मतलब सॉल्वेंट है आपका, उसका कोई भी आयतन है, निश्चित आयतन है, 1 लीटर, हाफ लीटर, 2 लीटर जो भी है, के निश्चित आयतन में घुली हुई विलेय की मात्रा जो है क्या कहलाती है, विलेयता। अब जरूरी नहीं है कि जो चीज आप घोल रहे हो पूरा अच्छे से घुले। एक तो होता है बहुत, जैसे नमक को आपने पानी में डिजोल्व किया, बहुत अच्छे से वो डिजोल्व हो गया है, ठीक है, लेकिन उसकी जगह आप बेरियम सल्फेट को डिजोल्व करते तो वो आधा घुलता आधा नहीं घुलता, तो ये कैसा होता, अल्प विलेय। और अगर इसकी जगह आप किसी कार्बनिक पदार्थ को, जैसे हेक्सेन को डिजोल्व करते तो पूरी तरह डिजोल्व ही नहीं होता, तो वो क्या होता, अविलेय, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो विलेयता है पदार्थों की, उसको 3 भागों में बांट सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो विलेयता जो है हम देखेंगे, ठोस की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसको 3 भागों में हमें पढ़ना है, ठीक है। दूसरा भाग है गैस की द्रव में विलेयता, मतलब जो भी आपका सॉल्यूट है वो गैस स्टेट में है, और सॉल्वेंट जो है आपका किस में है, लिक्विड स्टेट में। तीसरा हमें पढ़ना है द्रव में विलेयता। अब इसे भी हमें समझना है, देखो इसमें गैस की द्रव में विलेयता और द्रव की द्रव में विलेयता, ये दोनों टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं। इनमें से 100% आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। थोड़ा लेंथी भी है, ये तो छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। तो ठोस की द्रव में विलेयता, एक ठोस सब्सटेंस है, उसको आपने द्रव में डिसॉल्व किया तो कौन कौन से फैक्टर्स उसको प्रभावित करेंगे, ये सारे फैक्टर्स मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, फिर डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो इस पे हम देखेंगे, एक तो कारक, कौन से कारक जो हैं इनको प्रभावित करेंगे। एक तो विलेय की प्रकृति, विलेय तथा विलायक की प्रकृति, ठीक है। तो विलेय और विलायक कैसे हैं, आपको पता है, समान को घोलता है, ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय को घोलेंगे, अध्रुवीय को घोलेंगे, तो दोनों आपस में एक दूसरे को डिसॉल्व कर सकते हैं या नहीं, तो दोनों का नेचर देखा जाएगा। दूसरा फैक्टर इसमें देखा जाएगा विलेय के कणों का आकार, किस साइज के हैं। मान लीजिए ज्यादा साइज के पार्टिकल्स होंगे तो थोड़ा स्लो स्पीड से घुलेंगे, अगर साइज आपने छोटा कर दिया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे, बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे। तीसरी बात हो गई ताप का प्रभाव।
तापमान का प्रभाव किस तरह से पड़ता है कि दो तरह की अभिक्रियाएं होती है, एक तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। चाय बनाना क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चाय बनाने के लिए जब तक गैस ऑन नहीं करोगे तब तक चाय नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार चूने पत्थर को पानी में घोलने के लिए क्या होगा कि ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, इसमें से ऊष्मा बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक हीट एग्जिट हो रही है। तो इस प्रक्रम में हीट जब बाहर जा रही है तो ऐसे प्रक्रम में अगर आपने इसको गर्म किया तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो ऊष्माशोषी में तापमान बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ेगी, जबकि ऊष्माक्षेपी में अगर आपने तापमान बढ़ाया तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तापमान का प्रभाव दो प्रकार से देखेंगे। ऊष्माशोषी में तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाओगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ऊष्माक्षेपी में उल्टा हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी में अगर आपने तापमान बढ़ाया तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाले जो बचे हुए जो दो टॉपिक हैं इनको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा फिर लेंथी टॉपिक है। तो इसको हमें डिस्कस करने के लिए हमें थोड़ा सा जो है अच्छे से समय की जरूरत रहेगी। तो इसको हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने विलयन जो है इसकी सांद्रता की इकाइयों को डिस्कस किया, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, इन सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर हमने शुरू किया है अपना अगला टॉपिक विलेयता, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई विलेय की मात्रा को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, और इसको हम 3 भागों में बांट करके स्टडी करेंगे, जैसे कि ठोस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता और द्रव की द्रव में विलेयता। ठोस पदार्थों की जो है द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले 3 इंपॉर्टेंट कारक हैं, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। समान को होलता है। आयनिक पदार्थ जल में आसानी से विलेय होंगे, कार्बनिक नहीं होंगे। विलेय के कणों का आकार जितना छोटा होगा विलेय आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार से तापमान का प्रभाव अगर हम देखें तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में तापमान बढ़ाओगे तो रेट क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी का रेट बढ़ जाएगा, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, जैसे NaOH चूना पत्थर को पानी में डिसॉल्व करना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, और अगर आपने इसको ठंडे माध्यम में किया तो विलेय जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे गर्म करेंगे तो विलेय नहीं होगा, सॉल्यूटेबल नहीं होगा। और दाब का प्रभाव इस अवस्था पर विशेष नहीं पड़ता है, दाब का प्रभाव केवल गैसीय अवस्था पर पड़ता है। इन दोनों टॉपिक्स को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहें। आप रेगुलर हमारे साथ जो है नोट्स अपने तैयार करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स और जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलें। हम प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स के माध्यम से भी कराएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमारे साथ जोड़ें। आज की क्लास में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।